ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रंप के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ईरान यह भी कह रहा है कि जंग की सूरत पूरी तरह से बदल गई है और ईरान यह भी कह रहा है कि यह बात हम नहीं, यह बात अमेरिका से सामने उभर कर आ रही है। अमेरिका के जनरल्स कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में जबरदस्त नुकसान हुआ। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के म्यूनिशंस यानी कि उसके हथियार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, उसे जबरदस्त नुकसान हुआ है। मगर अब यकीनन दोस्तों यह पूरा घटनाक्रम एक डिसाइसिव मोड़ पर आ गया है। ईरान ने कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार धमकी देते हैं न्यूक्लियर धमाके की, हम नहीं झुकने वाले हैं और उसका मुकाबला करने का भी हमारे पास उपाय है। हालांकि वो क्या उपाय है कोई नहीं जानता। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाग़ई। जैसे ही हालात बिगड़ जाते हैं, यानी कि जैसे ही ट्रंप कहते हैं कि ईरान का प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल है, नामंजूर है, अस्वीकार्य है, तो ईरानी विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, यह जंग अमेरिका के लिए सिर्फ बुरी खबर लेकर आया है। मगर जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है, हो सकता है ईरान पर स्ट्राइक्स किए जाएं। उसकी क्या शक्ल सूरत होगी हम नहीं जानते, मगर ईरान ने चेतावनी दिया। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है ईरानी विदेश मंत्रालय, गौर फरमाएं। नंबर 1, अमेरिका एक तरफा दबाव की नीति बंद करे। नंबर 2, क्षेत्र में चल रही जंग खत्म की जाए। नंबर 3, ईरान पर लगाए गए समुद्री और आर्थिक ब्लॉकेड हटाए जाएं। ईरान ने अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाते हुए उसे रोकने की मांग की। ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों और पैसे को वापस किया जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा तय की जाए। लेबनान और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। क्षेत्र की सुरक्षा बाहरी ताकतें नहीं बल्कि क्षेत्रीय देश संभालें। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये जो आखिरी बात कही है, यहां पर ईरान क्या कह रहा है कि खाड़ी देशों की सुरक्षा अमेरिका तय नहीं करेगा। खाड़ी देशों की सुरक्षा हमारा अपना गठजोड़ तय करेगा। और यह अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और क्लेवर रिमार्क है। और मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि यहां पर ईरान इमोशनल गार्ड खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? वो खाड़ी देशों को बता रहा है कि हमारी सुरक्षा हम तय करेंगे, अमेरिका क्यों तय करेगा? और इस अमेरिका ने तुम्हें सुरक्षा भी नहीं दी, क्योंकि खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं हमने उसे तबाह कर दिया। यह है उसके पीछे। आगे, क्षेत्र की सुरक्षा बाहरी ताकतें नहीं तय करेंगी, क्षेत्रीय देश संभालें। बाग़ाई ने कहा कि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का जिम्मा क्षेत्र के देशों के पास होना चाहिए, ना कि बाहरी ताकतों के पास। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 फरवरी से अमेरिका की आक्रामक अग्रेसिव कार्रवाई और एक तरफा रवैये ने हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात को खराब कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी, अगर बाहरी ताकतें दखल देती रहीं तो हालात और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ट्रंप की परमाणु हमले की धमकी पर जवाब। जी हां दोस्तों, हमें गौर करना पड़ेगा कि ट्रंप लगातार जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं, याद कीजिएगा उनका बयान क्या आया था कुछ दिनों पहले, कि अगर ईरान नहीं माना देयर विल बी अ ग्लो इन ईरान। अभी जो ग्लो शब्द है, इसके मायने को समझिए। ग्लो कब होता है? ग्लो तब होता है जब एक जगह पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए। निहायत ही खतरनाक बयान। और इस पर ईरान क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। जब ट्रंप की सो कॉल्ड परमाणु हमले की धमकी पर सवाल पूछा गया तो बाग़ाई ने कहा, ईरान हर हालात में अपनी रक्षा कर सकता है और अच्छी तरह से जानता है। मगर आपके जहन में अब सवाल होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक एक करके हर पहलू पर अब हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात उन्होंने कही, ईरान ने साफ कर दिया है कि सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात नहीं होगी। यानी ईरान अब बातचीत को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहता, वो जंग, प्रतिबंध, ब्लॉकेड, हॉर्मुज, लेबनान जैसे मुद्दों को भी साथ जोड़ रहा है। नंबर 2, हॉर्मुज को ईरान अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान का संदेश है कि वहां की सुरक्षा और नियमों में उसकी भूमिका माननी पड़ेगी। यानी कि हॉर्मुज का किंग खान
ईरान आगे, और यह बहुत अहम है दोस्तों, अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश। ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका दबाव और प्रतिबंध हटाए, तभी असली तरक्की हो सकती है बातचीत में। यानी तेहरान पहले रियायत दो फिर समझौता होगा वाला रुख अपना रहा है। इसके अलावा इस्राइल पर दबाव, यानी कि लेबनान पर हो बातचीत। गौर फरमाएं, ईरान संकेत दे रहा है कि सिर्फ ईरान अमेरिका समझौता काफी नहीं होगा, उसे पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने, खासकर लेबनान में शांति लानी चाहिए। और बड़ी बात, हम सैन्य धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। यानी कि इसके जरिए ईरान डोमेस्टिकली भी एक संदेश दे रहा है और इस पूरे खाड़ी इलाके में अपने आप को सुपर पावर एस्टैब्लिश कर रहा है। गौर फरमाएं, ट्रंप की धमकियों पर जवाब देकर ईरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना चाहता है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब दुनिया मान रही है कि इस पूरी जंग में ईरान का डिसाइसिव एडवांटेज है, निर्णायक बढ़त है। आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों, मैं प्रेस टेलीविजन के इस एडिटोरियल की तरफ जो कहता है डिसाइसिव एज, ईरान डिसमेंटल्स यूएस लीवर्स ऑफ कोअर्शन, रीराइट्स इक्वेशन ऑफ डेटरेंस। यानी कि सरल लफ्जों में इसका मतलब क्या है, गौर फरमाएं, निर्णायक बढ़त यानी कि डिसाइसिव एडवांटेज। आगे, ईरान ने अमेरिका के दबाव वाले हथियारों को कमजोर किया और डर धमकी की पूरी रणनीति का समीकरण यानी इक्वेशंस बदल दिए हैं। और ऐसे में ईरान क्या दावा कर रहा है आपकी स्क्रीन पर? ईरान दावा कर रहा है कि अब जंग का खेल अमेरिका नहीं तय करेगा। खातम अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर और ईरान के सर्वोच्च नेता की बैठक के बाद ईरान में नई रणनीतिक सोच सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी लीडरशिप ने दुश्मन की हालत और युद्ध के हालात का दोबारा आकलन यानी एनालिसिस किया है, जिसके बाद बड़े और डिसाइसिव बदलाव शुरू किए गए हैं। दावा किया गया है कि अब जंग का जो इक्वेशन है वो अमेरिका के हाथ में नहीं रहा। ईरान ने पहल अपने हाथ में ले ली है, यानी कि एडवांटेज उसके हाथ में है और वॉशिंगटन के जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में क्या बदला है? आसमान ताकत से ईरान ने नियम बदल दिए हैं, इक्वेशंस बदल दिए हैं। पहले अमेरिका की यह सोच थी कि अगर ईरान जवाब देगा तो जहाज के बदले जहाज या टैंकर के बदले टैंकर जैसी सीमित कार्रवाई करेगा, लिमिटेड कार्रवाई करेगा। लेकिन अब ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि अमेरिकी ठिकाने और मिलिट्री सेंटर्स भी उसके निशाने पर आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि IRGC और ईरानी आर्मी की नई रणनीति ने पुराना गणित, पूरी मैथमेटिक्स और उसका कैलकुलेशंस बदल दिया है। यानी कि अब सिर्फ जहाज नहीं, अमेरिकी बेस भी निशाने पर। पहले मामला था, जैसे कि मैंने बताया, ईरान जहाज बनाम अमेरिकी जहाज। अब ईरान का नया संदेश है, ईरानी जहाज बनाम अमेरिकी जहाज प्लस अमेरिकी मिलिट्री सेंटर्स। यानी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सी यानी समुद्र में नहीं बल्कि अमेरिकी बेसिस, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिकल हब तक जा सकता है। अमेरिका की जो वैश्विक मौजूदगी है यानी इंटरनेशनल प्रेजेंस है, अब उसकी कमजोरी बताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की आर्मी दुनिया भर में फैली हुई है, इंडियन ओशन, पूर्वी एशिया और कई दूसरे इलाकों में। ईरान का दावा है कि अब वही बड़ी मौजूदगी अमेरिका के लिए रिस्क बन सकती है, यानी उसके कई ठिकाने संभावित निशाने पर आ सकते हैं। यानी कि सिर्फ खाड़ी देश नहीं, जहां जहां अमेरिकी बेसिस हैं वो भी निशाने पर आ सकते हैं। और यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आगे क्या हो सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का ऑप्शन नहीं है। आगे के जो स्टेप्स हैं वो ये हो सकते हैं। नंबर एक इस्राएली ठिकानों पर निशाना। नंबर 2 अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों के ठिकानों को निशाना बनाना। नंबर 3 इस पूरे इलाके के एनर्जी सप्लाई लाइंस पर निशाना साधना। खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों में अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं और जो उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें भी अमेरिका की कार्रवाई का साझेदार माना जाएगा। ऐसे देशों के इंटरेस्ट और ठिकाने भी वैध निशाने बन सकते हैं। ایران ثابت کرده ایران
قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در این حال قدرت قلدر ستیز. ما قلدر نیستیم، ما قلدر ستیز هستیم. کافی است فقط به عملکرد ما نگاه بکنید. آیا ما بودیم که به آمریکا لشکر کشی کردیم هزاران مایل این طرفتر؟ ما بودیم که فقط در یک روز 170 انسان بیگناه را به خاک و خون کشیدیم؟ آیا ما هستیم که در نیمکره غربی علیه کوبا، ونزوئلا، کشورهای دیگر قلدری میکنیم؟ آیا ما بودیم که در روند دیپلماتیک 2 نوبت مرتکب چنین جنایت بزرگی شدیم؟ حمله به یک کشور، از بین بردن زیرساخت‌های یک کشور، ترور رهبران یک کشور، ترور شهروندان یک کشور. خب اینها مصداق عمل مسئولانه است. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब धीरे धीरे अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है कि हमें जो बताई गई थी बात अमेरिकन कैजुअल्टीज के बारे में, यानी कि अमेरिका को जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए दोस्तों ट्रांसपेरेंसी लगभग खत्म हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप सुने, आपकी स्क्रीन पर यह कर्नल लॉरेंस विल्किंसन, वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं अमेरिकन कैजुअल्टीज जो प्रोजेक्टेड कैजुअल्टीज हैं उससे कहीं ज्यादा हुई होंगी, अमेरिका को सैनिक नुकसान और ज्यादा हुआ होगा। सुना जाए। And we don't know yet, even here in America, the number of the casualties. I know they're higher than the administration has admitted, and we don't know the nature of the destruction, although we can guess pretty well now. We probably lost some very expensive C-130Js. They are the Hercules aircraft that are fitted out, very expensively fitted out for special operations. We probably lost other aircraft. We might have lost as many as 20 or 30 people. Don't know yet, but it was a farcical operation. It reminded me of the Operation Eagle Claw in 78, I think it was, in Iran, when we had the C-130 and the large helicopter collided with one another in the desert. I think we killed 8 people and destroyed both aircraft. It was a worse operation than that, and many, many years and many, many learning lessons after that. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी राजनेता कह रहे हैं कि अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीबीएस को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिका के एरिज़ोना के जो सेनेटर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो म्यूनिशंस हैं, उसके जो हथियार हैं, उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने सीबीएस को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा क्या है, आपकी स्क्रीन पर। सीबीएस से बात करते हुए एरिज़ोना के सेनेटर मार्क केली ने कहा कि इस वॉर के दौरान हथियारों का इस्तेमाल चौंकाने वाले स्तर पर हुआ। उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना, क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि ट्रंप बिना किसी साफ स्ट्रैटेजिक लक्ष्य, योजना यानी प्लानिंग और तय टाइमलाइन के युद्ध में उतर गए। यानी कि आपने कोई प्लान नहीं बताया, आपने कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया और आप आग में कूद गए, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे। आपको लग रहा था कि हम ईरान को 48 घंटों में नेस्तनाबूद कर देंगे। 40 घंटे युद्ध चला और फिर आपको खुद सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अब भी हालात जो हैं वो अधर में लटका हुआ है। आगे केली ने कहा कि इतनी भारी मात्रा में हथियार खर्च होने से भविष्य के यानी फ्यूचर के किसी भी टकराव, चाहे चाइना के साथ हो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में या कहीं और, अमेरिका पहले के मुकाबले कम सिक्योर, कम सुरक्षित हो गया है। वो कह रहे हैं कि कल को अगर वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में चाइना के साथ कोई स्कर्मिश हो जाता है तो अमेरिका के पास हथियार ही नहीं है, और ये ईरान ने नाको चने चबवा दिए। अब अगर ईरान पर दोबारा हमला करके आप कहीं ना कहीं चाइना और रशिया को इस वॉर में शामिल कर देते हैं तो ये दोनों देश
अमेरिका की धज्जियां उड़ा देंगे। उनका बयान ट्रंप के हालिया दावे से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने शुक्रवार को, फ्राइडे को कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों का पूरा भंडार है और देश पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि अब हथियारों का स्टॉक युद्ध शुरू होने के समय से दोगुने से भी ज्यादा है। लेकिन CNN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान अमेरिका के कई अहम मिसाइल भंडार काफी घट गए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 6 हफ्तों की लड़ाई में अमेरिका के कम से कम 45% प्रेसिशन गाइडेड हमला करने वाले मिसाइल इस्तेमाल हो गए। दोस्तों 45%, 45% बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो भी एक अमेरिका जैसा देश, वो भी ईरान के खिलाफ, वो भी 2 सुपर पावर्स एक ईरान पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कम से कम आधे इंटरसेप्टर्स और पेट्रियट मिसाइल की लगभग 50% मिसाइल्स भी खर्च हो गईं। ये तमाम चीजें बता रही हैं दोस्तों कि अमेरिका की हालत कितनी पतली है। मगर एक हकीकत है, जब एक देश डरा हुआ होता है, जब एक देश बौखलाया होता है और जब 2 देशों के 2 इनसिक्योर नेता होते हैं, ट्रंप और नेतन्याहू, तो वो कोई बहुत खतरनाक कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए ईरान कह रहा है कि हम उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरते। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुद्दा यह नहीं है कि अमेरिका और इस्राइल खाड़ी में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे या नहीं, मुद्दा यह है कब करेंगे। और सोचकर भी सिरन पैदा होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।